तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये एग्जीबिशन उन्होंने देखी जिसमें जो कलाकृतियां हैं वो किस तरह से यहाँ पर हैं इस टनल के अंदर, और ये पूरा एग्जीबिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देखा है। और ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये पूरा एग्जीबिशन देख रहे थे कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पर कलाकृतियाँ बिखेरी गई हैं। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, साथ ही साथ उन्होंने एग्जीबिशन भी यहाँ पर देखा, और क्या हलचल यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है? देखिए गौरव, जो आप 1.2 किलोमीटर लंबी टनल आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री का अभी वाहन चल रहा है, वो उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो ये जो 1.2 किलोमीटर टनल है ये पूरी तरह से मॉडर्न टनल है। इसके साथ साथ ही इसको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, और उसकी वजह यह है कि जो 40,000 मीटर का जो एरिया है उसको भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढाला गया है। ऋग्वेद से आइडिया लेते हुए जो 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, इनको यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है ताकि लोग जो इस टनल में से पास हो वो भारतीय संस्कृति की झलक भी देख सके। क्योंकि ये ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए बनाई गई है, बल्कि जो मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है प्रगति मैदान के अंदर, जिसमें अलग अलग देशों के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इन फ्यूचर, वो भी भारत की संस्कृति की झलक ले सके, तो वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। और ये फुली मॉडर्नाइज्ड टनल है और अपने आप में पहली टनल होगी दिल्ली के लिए जिसको आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है। जी विशाल, जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर हर साल प्रदूषण की मार भी झेलता है, तो ऐसे में प्रदूषण से एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मिलती नजर आएगी, क्योंकि अगर रोजाना की अगर हम बात करें तो तकरीबन हजारों गाड़ियाँ यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। तो ऐसे में इस टनल के जरिए जब वो जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है उस पर भी रोक लगेगी, काफी हद तक उस पर भी जो एहतियात है वो बरता जाएगा। देखिए गौरव, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो पोल्यूशन तब होता है जब आपकी गाड़ियां चालू कंडीशन में है और ट्रैफिक जाम हो चुका है, लंबी कतारें लग जाती है और आप गाड़ी स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको ट्रैफिक चल रहा है लेकिन रेंग रहा है। तो उस वजह से जो प्रदूषण होगा, जाहिर सी बात है जब आपका ट्रैफिक जैम से आपको राहत मिलेगी तो प्रदूषण में भी कमी आएगी, और उसका खास ध्यान रखा गया है। और ये प्रगति मैदान को इंडिया गेट से जोड़ेगा, और जो खास तौर से भैरव मार्ग का इलाका है जो अपनी जरूरत से ज्यादा भार ढोता है ट्रैफिक का, उसमें भी काफी कमी आएगी, प्रदूषण में कमी आएगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी, और ज्यादातर आपका वक्त बचेगा। आप जल्दी घर से निकलते हैं 1 घंटा 2 घंटा पहले कि आप ऑफिस पहुंचे, या ऑफिस निकलने के बाद 1-2 घंटे लेट पहुंचते हैं, तो जो क्वालिटी टाइम आप अपने फैमिली के साथ मिस करते हैं अब वो नहीं होगा, और ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। विशाल, अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिल्ली एनसीआर वासियों को दिया है। ऐसे में अत्याधुनिक अगर सुविधाओं की बात करें तो उनसे लैस ये पूरा टनल नजर आता है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं? देखिए गौरव, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस टनल का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने बताया अपने दर्शकों को कि ये ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा, ईंधन में खपत कम होगी, टाइम बचेगा, लेकिन जो मोदी सरकार का जो विजन है कि अर्बन एरिया के अंदर भी आप अपने नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करें, तो ईज ऑफ लिविंग के लिए ये एक बहुत बेहतरीन कदम होगा। और यहाँ पर ना सिर्फ आप ट्रैफिक की स्मूथ आवाजाही रहेगी, बल्कि आप जो कन्वेंशन सेंटर में पार्टिसिपेट करने आना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छी पार्किंग भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और पार्किंग का 2 तरफ से है, आने के लिए और जाने के लिए, ताकि आपको पार्किंग में आने जाने के लिए भी रुकावट ना मिले, और आप पार्किंग में आने जाने के बाद आप ट्रैफिक को ना रोके। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडर्नाइज्ड टनल है, 1.2 किलोमीटर की टनल है ये, और इसके साथ जो सबवेज है वो भी लगाए गए हैं, और 24 घंटे 24/7 सर्वेलेंस पर ये
टनल रहेगी और 72 कैमरे इसमें लगाए गए हैं ताकि पूरा सर्वेलेंस किया जाए इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स का मॉडर्नाइज्ड सिस्टम लगाया गया, ड्रेनेज सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम है और वेंटिलेशन सिस्टम है। अगर आप टनल के अंदर आएंगे तो आपको हवा की कोई कमी नहीं रहेगी, हमेशा हवा फ्रेश होती रहेगी। तो वाहनों के आने जाने के बाद भी यहाँ पर आपको टोटली वेंटिलेटेड टनल मिलेगी। तो ये सब जो आपको सुविधाएं दी जा रही है वो ईज ऑफ लिविंग को किस तरह से प्रोवाइड किया जाए नागरिकों को अर्बन एरियाज के अंदर, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल विशाल, और ईज ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो अगर हम ये भी देखें, क्योंकि जो लोग हैं जो अब इस टनल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया, उसके बाद अब इस टनल के जरिए वो यहाँ से सफ़र अपना आसानी से तय कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो तेल की खपत थी पहले, वो भी अब उनकी कम लगेगी क्योंकि अब ये टनल उनके पास होगा। जी बिल्कुल, आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो काफी हद तक कम हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है तो आपका फ्यूल कंजम्पशन काफी बढ़ता है, वो पोल्यूशन भी बढ़ता है, आपका ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है और वो आपके पॉकेट में भी असर डालता है। तो ये जो टनल है जो आपको ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगा, आपको पोल्यूशन से मुक्ति दिलाएगा और खास तौर से ये जो पूरा एरिया है इस पर ये असर डालेगा। अगर आपने एक मॉडर्नाइज्ड कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर प्रोवाइड किया है तो उस तक पहुंचने के लिए और उसके आसपास जो रास्ता निकलेगा इंडिया गेट से लेकर प्रगति मैदान तक, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, उसके लिए ये टनल बनाई गई है जिसका बहुत वक्त से इंतजार था। हमने देखा कि किस तरह से कोविड एक डैम्पनर रहा, कोविड की वजह से रुकावट जरूर आई, लेकिन अब ये बनकर तैयार हो गया है और जिस तरह की फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की गई है वो एक बहुत अच्छी बात है। और खास तौर से इसको जिस तरह से डेकोरेट किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40,000 मीटर से ज्यादा का जो एरिया है उसमें पैनल्स लगाए गए हैं और वो इंडियन कल्चर को आप एंटर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लाल किला, आपको देखने को मिलेगा जंतर मंतर, आपको देखने को मिलेगा बनारस के घाट। तो भारत का जो कल्चर है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है और उसके साथ साथ जो हमारा परंपरा रही है ऋग्वेद के अंदर किस तरह से भारतीय संस्कृति का नेचर के साथ मिलन रहा है। जब बरसात आती है बच्चे किस तरह से पानी में खेलते हैं, उसके साथ ही किस तरह से खुशियां मनाई जाती है। वो समय होता है धान बोने का, गाजे बाजे के साथ किसान अपनी फसल को बोते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। तो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा कि जब आप इसके अंदर से मूव कर रहे होंगे तो आपको एक झलक देखने को मिलेगी भारतीय संस्कृति की। उसके साथ साथ तमाम मॉडर्न फैसिलिटी इसमें है जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक कहीं अगर रुक भी जाए तो उसको डाइवर्ट किया जा सके। वैसे तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 24/7 सर्वेलेंस पे आपका ये पूरी टनल है जो 1.2 किलोमीटर का जो सफर है वो 24 घंटे आपके सर्वेलेंस पे रहेगा और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें 8 से 10 लोगों की टीम तैनात रहेगी 24/7 जो 72 कैमरों के जरिए इस पर पूरी निगरानी रखेगी। बिल्कुल विशाल, कंट्रोल रूम की अगर हम बात करें तो अगर मानिए कि किसी की गाड़ी खराब हो जाती है रास्ते में तो क्या उसके लिए भी वहां पर उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा? क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि इस पर भी काफी फोकस रखकर काम किया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक टनल नहीं है बल्कि एक 6 लेन टनल है जिसके अंदर सबवेज भी है और जिसके अंदर पार्किंग फैसिलिटी भी है। तो अगर कोई गाड़ी खराब होती है तो इमीडिएटली वो स्पॉट ऑन कर ली जाएगी कैमरों के जरिए और उसको उसी टाइम टो करके साइड में कर लिया जाएगा और जो ट्रैफिक है वो कहीं भी नहीं रुकेगा। इसका पूरा ध्यान रखा गया है क्योंकि आप टनल के अंदर है, आप अंडरग्राउंड है, तो अगर किसी भी तरह की रुकावट आती है तो फिर आप वापस ट्रैफिक जाम के जाल में फंस सकते हैं और उससे आपका जो पूरा पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। लेकिन इसमें जिस तरह के पूरी कारीगरी दिखाई गई है, जिस तरह का पूरा आर्किटेक्चर बनाया गया है, जिस तरह से पूरे सबवेज बनाए गए हैं और जिस तरह से पार्किंग फैसिलिटी दी गई है वो इसी बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। और यही वजह है कि ये जो पूरा इलाका है इंडिया गेट से लेकर प्रगति मैदान तक उसके ट्रैफिक फ्लो पर भी काफी असर पड़ेगा क्योंकि जब आप टनल के अंदर से आप एक स्मूथ ट्रैफिक फ्लो मिलेगा तो पीछे का जो रास्ता है वहां पर भी जो ट्रैफिक कंजेशन होता है वो नहीं होगा। तो जब ये 1.2 किलोमीटर की जो टनल है जो भैरव मार्ग को
ट्रैफिक कम करेगी, इंडिया गेट से लेकर प्रगति मैदान तक आपको स्मूथ ट्रैफिक फ्लो प्रोवाइड करेगी। तो ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि लोगों को सुविधा मिले और ईज ऑफ लिविंग की जो हम बात करते हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और खास तौर से ट्रैफिक का जो मूवमेंट है और ट्रैफिक का जो पूरा अरेंजमेंट है, वो पूरे तरह से इसमें ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो दिल्ली में पार्किंग की बड़ी समस्या हो जाती है, जैसा कि अभी आपने खुद बताया कि पार्किंग की फैसिलिटी भी यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रोवाइड की गई है। ऐसे में कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर एक समय में पार्क हो पाएंगी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो, और जो पार्किंग फैसिलिटी है उसमें अगर हम देखें तो किस तरह की वहाँ पर सहूलियतें दी गई हैं? देखिए गौरव, अगर हम पार्किंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो ये पार्किंग फैसिलिटी उन लोगों के लिए होगी जो कन्वेंशन सेंटर में या तो एग्जीबिशन देखने आ रहे हैं या उसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। तो उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेट किया गया है और जितने भी एग्जिबिट्स है, नंबर ऑफ एग्जिबिट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ फुटफॉल के हिसाब से जो पार्किंग है उसकी पूरा प्रबंध किया गया है। उसके लिए एडिक्वेट पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ये पार्किंग फैसिलिटी इसलिए नहीं है कि आप गाड़ी आके सिर्फ पार्क कर दें और कहीं चले जाए। ये पार्किंग फैसिलिटी दी गई है प्रगति मैदान के लिए, जो भी लोग उसमें आएंगे उनके लिए, उसके लिए एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी है। उसके साथ ही आपको ये सीमलेस फ्लो जो प्रोवाइड करेगा इंडिया गेट से लेकर प्रगति मैदान तक, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो एग्जीबिशन है अपनी स्क्रीन पर उसको देख रहे हैं, किस तरह से पब्लिक सेफ्टी और मेंटेनेंस के बारे में इसमें बताया गया है, किस तरह से सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरह से फॉलो किया गया है और टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बखूबी इस सुरंग में किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया है, वो सब प्रधानमंत्री उसकी बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उनको रिबन काटना होता है, बल्कि वो इन फ्यूचर उसका क्या यूज होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और आगे आने वाले 25 साल ये तय कर देंगे कि भारत की पोजीशन क्या होगी 2047 में, 100 साल की जब हम जयंती मना रहे होंगे। तो ये जो आप नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं वो आगे आने वाले 25 सालों के अंदर स्टेपिंग स्टोन्स है, एक एक करके ये जो प्रोजेक्ट्स है वो हमारे को उस मंजिल तक ले जाने वाले हैं। इसलिए इस तरह के जो ईज ऑफ लिविंग बिजनेस का जो विजन है वो उसी दिशा में है कि भारत किस पोजीशन पे होगा। हम बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो विश्व गुरु बनने के लिए हमें आत्मनिर्भर भी बनना होगा और ईज ऑफ लिविंग उसका एक बहुत अच्छा नमूना है। 21 तारीख को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन था कि आज पूरी दुनिया योग के माध्यम से हमसे जुड़ने वाली है, जुड़ चुकी है, माफ कीजिए। और 75 लोकेशन से दूरदर्शन इसको लाइव भी करने जा रहा है। तो वो यही तरीका है कि हम अपनी संस्कृति को दूसरों तक लेके जाए और उसको बताएं कि किस तरह से हमारे लिए और पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल विशाल, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां का जायजा ले रहे हैं और जीप पर सवार होकर अब इस पूरी टनल को देख रहे हैं कि किस तरह से इसे इतना इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, किस किस तरह से जो अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं, किस तरह से सीसीटीवी जो कैमरेज लगाए गए हैं वो कितनी तेज गति से काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीप में सवार होकर यहाँ पर इस पूरी टनल से अब ये गुजरेंगे और काफिला उनका पीछे चलता हुआ ये साफ इन तस्वीरों में कैद हुआ है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना ये 920 करोड़ रुपए की परियोजना है और इससे इसकी लागत से बनाई गई है। ये तस्वीर उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से इन्होंने जब टनल में ये पूरा उन्होंने जायज़ा लिया, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रगति मैदान की ये तस्वीर और बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरी परियोजना जो कि दिल्ली एनसीआर वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में आज मिली है। और प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना, मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जायज़ा भी लिया कि इस टनल में किस किस तरह की जो कलाकृतियां हैं वो उकेरी गई हैं। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है वो यही रहा है कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की व्यापक दृष्टि का लगातार हिस्सा रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो लोगों के जीवन को और सुगम बनाने के लिए एक और बड़ी सौगात दिल्ली एनसीआर वासियों को।
बिल्कुल गौरव, और जैसे कि मैंने कहा आपको कि प्रधानमंत्री हमेशा से बिलीव करते हैं वसुधैव कुटुंबकम में, वर्ल्ड इज अ फैमिली। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली एनसीआर के लिए तो टनल है ही, साथ ही दिल्ली भारत की राजधानी भी है। तो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, अगर विदेशी है और वो इस टनल में से पास होंगे तो उनको भारतीय संस्कृति की झलक भी मिलनी चाहिए। और ये जो पूरी कलाकृतियां यहाँ पर लगाई गई हैं, ये ऋग्वेद से इसका पूरा आइडिया लिया गया है। तो हमारे जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसका आज भी क्या मूल्य है और किस तरह से वो आज मानव जीवन पर असर डालती है, किस तरह से भारतीय संस्कृति पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह से उसका पूरा असर पड़ता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन ऑफ टनल नहीं है, लेकिन ये हमारी संस्कृति का एक इंट्रोडक्शन है जो इसमें से निकलने वाले पैसेंजर्स हैं वो देख सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हमें आगे देखना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। और उसी का नमूना आप देख सकते हैं कि 40,000 मीटर पर ये पैनल्स लगाए गए हैं जो अलग अलग 6 अलग अलग ऋतुओं हैं उसके हिसाब से यहाँ पर उनको दिखाया गया है। तो किस तरह से भारतीय संस्कृति वेदों के जरिए अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है आज भी, उसका एक बेहतरीन नमूना है। गौरव, बिल्कुल विशाल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदर्शनी देखी वहां पर जो रूट डाइवर्जन की जो बात थी वो भी ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर लें, हम हाई कोर्ट की बात कर लें, और नई दिल्ली के इलाकों में बड़ी संख्या में यहाँ पे जाम लगता है। तो जैसा कि आपने भी तमाम लोगों से बातचीत की होगी, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि अब उनको जाम से बहुत बड़ी निजात मिलने वाली है? बिल्कुल गौरव, बहुत लोग खुश थे क्योंकि ये जो आपने खास तौर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आपने हवाला दिया, हम प्रगति मैदान की बात करते रहे हैं और ये जो इलाका है वो दिल्ली को नोएडा से भी जोड़ता है, तो लोग काफी खुश नजर आए। और मैंने जब कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत ज्यादा राहत की बात है। एक सज्जन ने बताया कि 2000 गाड़ियां एक वक्त में इस इलाके से गुजरती हैं और अगर मुझे नोएडा जाना है तो मुझे ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए काफी लंबा डाइवर्जन लेना पड़ता था, लेकिन अब इस सुरंग के खुल जाने से मैं 10 मिनट में वो सफर कर लूंगा जो मुझे 1.5 से 2 घंटे में करना पड़ता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 1.5 से 2 घंटे का सफर, उसको अगर 10 मिनट तक आप रिड्यूस कर देते हैं तो आपका फ्यूल कंजम्पशन कितना कम हो जाएगा, आपका टाइम कितना बच जाएगा, आपका पोल्यूशन लेवल कितना कम हो जाएगा। और आप पोल्यूशन की बात करते हैं तो भारत ने जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया, और प्रधानमंत्री हमेशा से इज अ मैन हु वॉक्स हिज टॉक, जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट में कहा था कि हम पोल्यूशन को काफी हद तक कम करेंगे। हालांकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो, अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो 85% वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन भारत ने ये कहा है कि हम एक विकासशील देश है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। तो जो 15% का जो हिस्सा हमारे इससे माता अगर कार्बन फुटप्रिंट की हम बात करें तो हम उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए भारत तेजी से उस ओर बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग की जब हम बात करते हैं, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। खास तौर से मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि भारत जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो विदेशों के अंदर सप्लाई करेगा। इंडिया वुड बी द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और उसके अंदर जापान और जर्मनी से हमारा करार हो चुका है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसलिए की जा रही हैं कि भारत अपने बलबूते पे खड़ा हो, अपने लोगों को अच्छी जिंदगी मुहैया कराए, साथ ही जो अपनी टेक्नोलॉजी है, जो उसकी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो विदेशों से न सिर्फ कम्पीट करे बल्कि उनको भी सुविधा उपलब्ध कराए। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते रहे वसुधैव कुटुंबकम को वो बिलीव करते हैं। तो ये जो सुरंग है वो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए है बल्कि तमाम उन लोगों के लिए भी होगी जो भारत आते हैं और खास तौर से भारत की राजधानी दिल्ली आते हैं। गौरव, बिल्कुल विशाल, और साफ तौर पर अगर हम देखें कि जो लोग वर्किंग हैं, जो गुड़गांव से आते हैं, और नोएडा का आपने जिक्र किया कि नोएडा की तरफ भी जाने के लिए उनके बीच एक बड़ी राहत नज़र आ रही होगी, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा, जैसा कि हमने देखा भी, हमारे जो प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी उसमें यह था कि 1.5 से 2 घंटे का जो अब समय था वो अब 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है अगर दिल्ली वासियों को देखें तो। जी बिल्कुल, और ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड प्रोजेक्ट है। जैसे कि आपने बताया 920 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और ज्यादा दूर क्यों जाए गौरव, अगर हम जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, पत्रकारों की बात करते हैं, तो काफी ज्यादा ऐसे पत्रकार हैं जो मयूर विहार या
नोएडा के इलाकों से रोज आते जाते हैं और दिल्ली में आके काम करते हैं, तो उनके लिए भी खासतौर से मेरे और आप जैसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि हमारा वक्त बचेगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारा फ्यूल कंजप्शन बचेगा। और ये सारी जो राहत की बात है वो ये है कि ये हमारे जो ईज ऑफ लिविंग इन अर्बन एरिया जिसका सरकार ने प्रॉमिस किया है उसकी ओर एक कदम है। आप प्रॉमिस करना बहुत आसान होता है कि हम आपको ये मुहैया कराएंगे, हम आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, ना सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी, लेकिन आप उसको जमीनी हकीकत पर उतारते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर काफी एक सेटिस्फेक्शन का भाव है कि जो उन्होंने दुनिया ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर को बल्कि पूरे देश को ये गिफ्ट किया है, क्योंकि अपने तरह का ये पहला टनल है, अंडरग्राउंड टनल, तो वो काफी इसमें सेटिस्फाइड भी नजर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपका आम नागरिक खुश है, आपका आम नागरिक सेटिस्फाइड है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे नेता हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि लोग मेरे काम से खुश हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा एक सूत्र में बांधने की बात कही है और अगर देखें तो यहाँ पर भी एक छोर से दूसरे छोर तक उन्होंने बांध दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का समय कम लगेगा, अब लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को वो परेशानियां नहीं होंगी जो हमेशा से देखने को मिली थी, जो दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी थी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रदूषण से सबसे ज्यादा निजात मिलती नजर आएगी। बिल्कुल गौरव, ना सिर्फ प्रदूषण बल्कि आप देखिए कि मानसून के अंदर बरसात ज्यादा होती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, और वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा असर पड़ता है आपके ट्रैफिक के ऊपर। और ट्रैफिक जाम की वजह से आपकी गाड़ियां कितनी देर तक खड़ी रहती है, तो ना सिर्फ पोल्यूशन कम होगा बल्कि मानसून के अंदर खास तौर से यहाँ पर जो कंजेशन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर 2 घंटे को आप 10 मिनट में रिड्यूस कर देते हैं ट्रैफिक कंजेशन हटा के, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि अपने आप एक रिकॉर्ड होगा कितनी अच्छी तरीके से ये टनल बनाई गई है और कितना ट्रैफिक ये सपोर्ट कर पाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, विकास की बयार तो साफ तौर पर पूरे देश में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये भी एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, एक बड़ा गिफ्ट दिया है दिल्ली वासियों को। इस टनल के बारे में और क्या क्या विशेषताएं आपको नजर आई जब आपने यहाँ का दौरा किया, तो जब जायजा लिया? तो गौरव, सबसे अच्छी बात तो टनल में ये है कि इसका जो पूरा इंजीनियरिंग डिजाइन किया गया है वो इस तरह से डिजाइन किया गया कि मान लीजिए कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी खराब हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसके अंदर आपका ट्रैफिक नहीं रुकेगा, क्योंकि 6 लेन का टनल है, आप आसानी से उसको टो करके ले जा सकते हैं। क्योंकि जो सबवेज है जो बनाए गए हैं, एस्केप रूट्स बनाए गए हैं, उसकी वजह से ये एक सीमलेस ट्रैफिक फ्लो होगा। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम बात कर रहे हैं अमृतकाल की, आगे के 25 सालों की, तो उसके मद्देनजर ये जो टनल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा, क्योंकि ये आगे आने वाले 25 सालों के जो भारत का सफर है उसके मद्देनजर इस टनल को बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक एक करके इन पैनल्स को देख रहे हैं जो जिनका आइडिया ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये जो टनल है ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को दूर करेगा बल्कि भारत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, हमारी टेक्नोलॉजी है और हमने किस तरह से अपने लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस तरह का एक नायाब नमूना तैयार किया है। दिल्ली का ये पहला अंडरग्राउंड टनल है और दिल्ली के अंदर आप सोच सकते हैं कि आज इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है, लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए। तो अगले 25 सालों में और कितना ट्रैफिक बढ़ जाएगा उसको भी कैलकुलेट करके इस पूरी टनल को डिजाइन किया गया, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो हमेशा से एक नहीं रहता, वो बढ़ता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है। तो आगे आने वाले सालों में कितना ट्रैफिक फ्लो बढ़ेगा उसको भी ध्यान में रखते हुए इस टनल को पूरा डिजाइन किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे इस टनल में नजर आई। बिल्कुल, एडवांस कंट्रोल रूम की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह से जो पूरा प्रोसेस है उसका क्या रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया भी कि गाड़ियां खराब होंगी तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है, अगर फ्यूल की दिक्कत होती है उसके लिए पूरी व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम की पैनी नजर इस पर होगी। जी बिल्कुल, कंट्रोल रूम की पैनी नजर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 1.2 किलोमीटर के टनल की बात कर रहे हैं और ये अंडरग्राउंड है, ये अपने को नहीं बोलना चाहिए कि अंडरग्राउंड है, तो इसके अंदर आपको सर्वेलेंस तो रखना ही पड़ेगा 24 घंटे 7 दिन। और ये जो 72 कैमरे एंट्री एग्जिट पॉइंट पर लगे हुए हैं और हर 60 मीटर पर
सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो डिजिटली कंट्रोल रहेंगे, और उसके लिए कमांड की टीम हमेशा इसको मॉनिटर करती रहेगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत आई, इमीडिएट रिस्पांस टीम वहां पर पहुंचेगी ताकि ट्रैफिक पर इसका कोई असर ना पड़े। तो इस टनल को इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको हर पॉइंट पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका क्विक रिस्पांस हो और जल्दी से जल्दी निदान हो, ताकि किसी को परेशानी कोई अनाई होगा। बिल्कुल विशाल, अगर हम देखें तो ड्रेनेज सिस्टम की भी हमने बात करी थी, जैसा कि आपने बताया कि वो भी काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर काम करेगा। हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पर पूरी तरह से नज़र आ रही है, कलाकृतियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और क्या क्या खास बनाता है इस पूरी टनल को? गौरव, आपने ड्रेनेज सिस्टम की बात करी तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो अंडर ब्रिज होते हैं रेलवे के खास तौर से, तो पानी जब आता, बारिश जब आती है तो उसमें वाटर लॉगिंग हो जाती है और ट्रैफिक रुक जाता है, कई गाड़ियां अटक जाती है। और दिल्ली के अंदर हमने देखा कि किस तरह से पिछले सालों के अंदर बारिश अगर ज्यादा हुई, मुंबई का हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता है। ये जो फुली मॉडर्नाइज्ड टनल है वो इस बात का ध्यान रखती है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन है, ताकि पानी बिल्कुल ना रुके, पानी इमीडिएटली ड्रेन आउट हो जाए, ताकि टनल जो है पूरी तरह से सूखी रहे। अगर टनल में सीलन रहेगी, वाटर लॉगिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर पानी रुकने से जो सीलन होती है उससे भी ये खूबसूरत कलाकृतियां हैं उन पर सीलन चढ़ती है और नुकसान होने के अंदेशा है। तो ये इस तरह से बनाया गया है कि पानी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाए, टनल में किसी तरह का वाटर लॉगिंग ना हो, तो ना सिर्फ टनल को नुकसान ना हो बल्कि ट्रैफिक भी वाटर लॉगिंग की वजह से ना रुके, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। साफ तौर पर अगर हम देखें तो ये प्रगति की ओर एक और कदम है, क्योंकि लगातार प्रगति की ओर पूरा देश बढ़ रहा है। ऐसे में प्रगति मैदान में ये प्रगति लोगों को कैसे भा रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रगति मैदान की ओर, ये प्रगति की ओर ज्यादा हुआ रास्ता है, और हमारी प्रगति इसी पर निर्भर करती है कि हम लगातार इनोवेशन करते रहे, लगातार चेंजेस करते रहे, क्योंकि हमारे पास लैंड रिसोर्सेज सीमित है। हम उसको किस तरह से अपने लिए मैक्सिमम यूजेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ये एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज करें, आत्मनिर्भर बने, फॉरेन टेक्नोलॉजी को कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये जो टनल है ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना है, और ये इसलिए भी बनाई गई है कि जो प्रगति मैदान है, जो प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है, जिसको पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह से वो एक भव्य इमारत बन के सामने आती है, तो वो भारत की इकोनॉमी में एक बहुत अहम रोल निभाने वाली है। उसके जरिए कितना फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ता है, किस तरह से इकोनॉमी को वो स्ट्रेंथन करती है, और उसके मद्देनजर ये जो टनल है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी, क्योंकि एक रूट प्रोवाइड करेगी आपको इंडिया गेट से लेकर प्रगति मैदान तक। तो उस दिशा के अंदर ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी उद्घाटन करते हैं तो एक दिलचस्पी उनके अंदर नजर आती है, और साथ ही साथ वो जायजा भी लेते हैं, तमाम एग्जीबिशन भी देखते हैं, और बड़ी बारीकी से अगर हम देखें तो उस जो भी वो सौगातें देते हैं जनता को, उसकी पहले खुद बारीकी से उसकी जांच करते हैं, उसको समझते हैं और फिर जनता को समर्पित करते हैं। जी गौरव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वर। वो हर चीज को बड़ी बारीकी से गौर करते हैं, बारीकी से समझते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनको बताया गया है उसको ठीक ठाक अमली जामा पहनाया गया है कि नहीं। तो वो तमाम बारीकियों को गौर से देखते हैं, समझते हैं, और अगर उनको किसी चीज में कोई कमी लगती है तो वो उसको पॉइंट आउट करते हैं और ये श्योर करते हैं कि उसको ठीक किया जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए। हमने देखा किस तरह से कोरोना काल में भी अटल टनल को देश को समर्पित किया गया, और वो रोहतांग के अंदर और खासतौर से विंटर्स के अंदर कितना अहम रोल निभाने वाला है। वो सिर्फ एक ट्रैफिक के फ्लो के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि हमारी फौजों को तुरंत आप ट्रैफिक मूवमेंट अगर करना हो किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए,
जाड़े के दौरान भी जब हैवी स्नोफॉल होता है उस दौरान भी वो टनल किस तरह से एक्सेस प्रोवाइड करेगा हमारी फौजों को, उसके मद्देनजर वो टनल इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। साथ ही वहाँ की इकोनॉमी को किस तरह से मजबूत करेगी, वहाँ के जो किसान है वो किस तरह से अपनी सब्जियां और फल जल्दी से जल्दी मार्केट तक ले जा सके, उसमें वो टनल कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो जब हम बात कर रहे हैं इस टनल की, ये ट्रैफिक फ्लो की, इसके साथ साथ जो इसके अंदर माल ट्रांसपोर्ट होगा, हम बात करते हैं प्रगति मैदान के अंदर जो चीज एग्जिबिट की जाएंगी, जो चीजों को वहां दिखाया जाएगा, तो ना सिर्फ पैसेंजर्स के लिए, व्हीकल्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो क्विक मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा वो भी अश्योर करेगी ये टनल। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है तस्वीरों के ज़रिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहाँ पर जायज़ा भी लिया है कि किस तरह से जो कलाकृतियाँ यहाँ पर बिखेरी गई हैं, उखेरी गई हैं, उन्हें वो लगातार देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। वही मैं आपसे कह रहा था कि बारीकी से उनकी पहली पैनी नज़र होती है और उसके बाद फिर वो जनता को ये समर्पित करते हैं। जनता के अगर लिहाज से देखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि काफ़ी निजात मिलेगी ट्रैफिक की अगर हम बात कर लें, प्रदूषण की अगर हम बात कर लें, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, फ्यूल कंजप्शन जिसकी आपने बात की, उसमें भी काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। बिल्कुल गौरव, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि ट्रैफिक जब हम बात करते हैं तो ट्रैफिक में तमाम बातें होती है। आपकी ट्रैफिक कंजेशन की वजह से आपकी गाड़ी पर असर पड़ेगा और उसके साथ साथ आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जो आपकी पॉकेट पर असर करेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्यूल की, फ्यूल तो लिमिटेड है और फ्यूल के दाम जो है इंटरनेशनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको। अभी हाल ही में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो स्काई रॉकेट किया एकदम से फ्यूल के प्राइसेस में, तो उसमें भी आपको राहत एक काफी मिलेगी। क्योंकि अगर आपका फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहा है लेकिन आपका कंजम्पशन कम है तो आपको जाहिर तौर से राहत मिलेगी, और वो राहत आपकी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। और इसके अंदर आपके जो लीडरशिप है उसका विजन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो ये जो पूरा उनका विजन है, ये इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और उस विजन का एक नमूना है दिल्ली की पहली टनल जो अंडरग्राउंड है, जो आपको इंडिया गेट से प्रगति मैदान तक जोड़ेगी। बिल्कुल, अगर हम विशाल बात करें तो किस तरह का शेड्यूल अभी आगे रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? और ये सीधी तस्वीर हम आपको बता दें, विशाल आपको रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। गरीब कल्याण के लिए समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी का सक्षम नेतृत्व। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस विशेष अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन। साथ ही हम स्वागत करते हैं मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिगण का। माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। माननीय श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। माननीय श्री सोम प्रकाश, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। माननीय श्री कौशल किशोर, शहरी एवं आवास राज्य मंत्री। माननीय श्री LC गोयल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, तथा यहाँ उपस्थित और मीडिया के माध्यम से देश भर से जुड़ रहे सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री मेरे बड़े भाई माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी माननीय श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल जी, माननीय श्री सोम प्रकाश जी, माननीय श्री कौशल किशोर जी, आज यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों, नमस्ते। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके बीच
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना समय दिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से ये पेट प्रोजेक्ट, जिस पे उन्होंने जितना समय दिया, जितनी बार इसका नियंत्रण किया, इसके बारे में हम सबको मार्गदर्शन दिया, ये कल्पना दिखाता है, ये हमें महसूस कराता है कि कितनी संवेदनशीलता है माननीय प्रधानमंत्री जी में कि एक कार्यक्रम जिसका लाभ सीधा दिल्ली वासियों को मिलेगा, बड़े पैमाने पे मिलेगा, उसके लिए उन्होंने स्वयं कितनी चिंता की, बार बार चिंता की। ये अलग बात है कि दुर्भाग्य है कि जो कार्यक्रम दोनों केंद्र और राज्य सरकार ने मिलके लागू करना था प्रोजेक्ट, उसमें साधारणतः हम सब जानते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट के फंडिंग पैटर्न होते हैं। केंद्र सरकार ने 80% पैसा देने की स्वीकृति दे दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस बात को प्रमोट किया। राज्य सरकार को मात्र 20% पैसा देने की जरूरत पड़ी थी और मिलके दोनों ये प्रोजेक्ट लगा रहे थे। बार बार हमारे अधिकारी ITPO के वहाँ पे चर्चा करते रहे, पत्र लिखते रहे, बात करते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया कि हम तो पैसा नहीं देंगे। ऐसी परिस्थिति में भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हम गए और कहा कि प्रोजेक्ट अटक जाएगा और बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, एक बड़ा इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयार किया हुआ प्रोजेक्ट है जो भैरव मार्ग से, रिंग रोड से पूरे इस इलाके को डिकंजेस्ट करेगा, हमारे सभी दिल्ली वासियों के लिए सुविधा देगा, बड़ा अच्छी तरीके से वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन उस सब के बावजूद जब राज्य सरकार ने जरा भी चिंता नहीं दिखाई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100% पैसा केंद्र सरकार देगी और ITPO ने बाकी 20% देके आज समय पर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने का श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा, जिनके मन में लगातार प्रधानमंत्री जी के मन में लगातार एक विषय रहता है कि मैं कैसे ईज ऑफ लिविंग करूं, कैसे लोगों के जीवन को और सरल किया जाए, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव किया जाए। और मैं समझता हूं ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे याद है जब ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी तब लगभग एक छोटी सोच के हिसाब से कि 78 करोड़ रुपए में हम रिंग रोड से और मथुरा रोड से ITPO के अंदर एक कनेक्टिविटी दे देंगे, 2 छोटे अंडरपास बनाने की कल्पना थी। जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा गया और वो बार बार वो मैप देखते थे, उनके ध्यान में था कि भैरव मार्ग में कितना ट्रैफिक कंजेशन होता है, इंडिया गेट से लोग इस तरफ आते हैं तो कितनी दिक्कत होती है, प्रगति मैदान पे जब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो कैसी परिस्थिति निर्मित होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसका जरा होलिस्टिक प्लानिंग किया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लीजिए इस पूरे प्रोजेक्ट का। और आप कल्पना करिए लगभग 12 गुना बढ़ गया, लेकिन एक 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर का टनल, रैम्प्स, साथ ही साथ 6 अंडरपासेस और इस पूरे इलाके को डिकंजेस्ट करने का कार्यक्रम, जिसमें लगभग साधारण नॉर्मल डे में 1,14,000 गाड़ियां 2017 में आती थी। आज तो आंकड़ा भी बढ़ गया होगा, जिसके वजह से समय भी ज़्यादा लगता था, सबका समय बचेगा। और लगभग 2017 के अनुमान से, और ये टेरी ने एस्टिमेट किया है, टेरी के एस्टिमेट से 12,000 से अधिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर वर्ष बचेगा। आज का अनुमान 2022 का नहीं तो ये लगभग 16,500 टन, जो 5 लाख पेड़ के बराबर होता है। 5 लाख पेड़ आज लगाएं तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड
सिंक बनती है। और मैं समझता हूं कि ये जो होलिस्टिक अप्रोच है ये डिफाइन करती है प्रधानमंत्री जी की सोच को, उनकी दूरदर्शिता को। एक इस विषय में जरूर बताना चाहूंगा कि इस टनल में हमने जिस प्रकार से एक सिस्टमिक बदलाव किया काम करने में कि हर डिपार्टमेंट मिलके काम करे, यूटिलिटी शिफ्टिंग अकेले लगभग 32 करोड़ की हुई है सुएज सिस्टम को शिफ्ट करने में। इसी प्रकार से जो अंदर टनल के अंदर डिजाइन बनाया गया हैंड क्राफ्टेड पेंटिंग से आज विश्व की सबसे बड़ी आर्टवर्क, हैंडमेड आर्टवर्क इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर। और उसमें भी एक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें कुछ नई सोच लाइए, किसी प्रकार से लोगों को क्या चीज दिखाओगे जो आकर्षित करेगा। तो उन्होंने एक सुझाव दिया जिसको हमने लागू करने की कोशिश की है। जो 6 सीजन्स हैं वो 6 सीजन्स को वहां डिपिक्ट करने की कोशिश की गई। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, जो 6 सीजन्स अलग अलग हम सब एहसास करते हैं, उसको यहाँ पे बड़े सुंदर तरीके से दिखाने का काम किया गया। टनल 7 रेलवे ट्रैक्स के नीचे से निकला है। तो आप कल्पना करिए, रेगुलर रोज की ट्रेन्स की चलने को रोक भी लगाना मुश्किल होता है। तो एक प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े बॉक्सेस हर रोज पुश करके थोड़ा थोड़ा, और 24 मीटर चौड़े बॉक्सेस, 10 मीटर उसकी विड्थ, 24 मीटर विड्थ, 10 मीटर उसकी लेंथ, ऐसे बॉक्सेस को 7 रेलवे ट्रैक्स के नीचे पूरा लेके जाना एक अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है। पर आत्मनिर्भर भारत की यह निशानी है कि इसका डिजाइन भी पूरा हमारे इंजीनियर्स ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये प्रोजेक्ट आने वाले G20 समिट जो अगले वर्ष आपकी अध्यक्षता में भारत की प्रेसिडेंसी का वर्ष है, आप अध्यक्षता करेंगे G20 के 1 दिसंबर से लेके 2023 के अंत तक। और उस समय जब ITPO प्रगति मैदान में विश्व के सबसे बड़े लीडर्स, लगभग एक प्रकार से देखें तो विश्व की 85% जो GDP है, जो लोग, जो इकोनॉमीज, पावरफुल इकोनॉमीज हैं, उनके लोग, उनके लीडर्स जब यहाँ पे आएंगे भारत, और ITPO में आपकी प्रेरणा से जो बहुत सुंदर कन्वेंशन सेंटर और मल्टीपर्पज एग्जीबिशन हॉल्स बन रहे हैं, मैं समझता हूँ उस समय इस पूरे प्रोजेक्ट के कारण दिल्ली वासियों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और ये दर्शाएगा दुनिया को भारत की क्या क्षमताएं हैं, भारत किस प्रकार से आधुनिक तेज गति से होते जा रहा है, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति हो रही है भारत में, और किस प्रकार से प्रदूषण के प्रति भी भारत संवेदनशील है, भारत चिंता करता है। मुझे बहुत खुशी है, हम सबको बहुत गर्व है कि भारत, और आज देखें तो पूरे विश्व में जो भारत की पहचान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, जिस प्रकार का आज इज्जत हर भारतवासी को मिलती है पूरे विश्व में, वो अपने आप में आज के आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत और एक प्रकार से विश्व की आवाज बनने वाले भारत का प्रतीक है। हाल में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्टरियल में भी ये महसूस हुआ कि भारत ने आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से विकासशील देशों की, कम विकसित देशों की आवाज वहां पे बुलंद करी, जिस प्रकार से एक संकोच के बदले
भारत ने फ्रंट फुट पे बैटिंग की और जो हमारे मछुआरे हैं, हमारे किसान हैं, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग एमएसएमई उद्यमी हैं, उन सबको संरक्षण देना, उनकी चिंता करना, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान बोझ ना हो, उसको विश्व के सामने रखना, वो आज ऐसे रिजल्ट्स लेके आया है कि एक तरफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलैटरलिज्म को भी बढ़त मिली है, उसको मजबूत किया गया। और जैसा आपने हमें गाइड किया था, भारत के हर क्षेत्र के लिए हमने प्रोटेक्ट भी किया और जो हमें लगता है कि जिस चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, जो चीज़ें विश्व के लिए जरूरी है, उसके ऊपर बड़े तीव्रता से, मजबूती से भारत ने अपना पक्ष रखा, विजयी होके आए। अब इलीगल फिशिंग जो हाई सीज में होती है, जिससे हमारे मछुआरों को नुकसान होता है, उस हाई सीज की इलीगल फिशिंग जो विदेशी देश आके करते थे, उस पर रोक लगाई जाएगी, उस पर नियंत्रण होगा और हमारे मछुआरों को पूरी छूट रहेगी और सरकार को पूरी छूट रहेगी उनकी सहायता करने के लिए हमारे पूरे EEZ एरिया में 200 नॉटिकल माइल दूर तक। इसी प्रकार से हमारे किसानों के लिए MSP ऑपरेशन भी संरक्षित रहा है और कोई आहत MSP पे नहीं आने दी, किसी प्रकार के से भी किसानों को नुकसान नहीं होगा। अलग अलग प्रकार से भारत ने आपके दिखाए हुए रास्ते को, आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज विश्व पटल पर भारत का सर ऊंचा किया है, जिसके लिए मैं समझता हूं हम सब और हर देशवासी आपका कृतज्ञ है, आपका धन्यवाद करता है। आजादी के अमृत महोत्सव में इसी प्रकार से हम आगे भी आपके दिशा निर्देश से, आपके मार्गदर्शन में और तेज गति से प्लानिंग करेंगे और आने वाले अमृत काल में अगले 25 वर्ष में भारत का वर्चस्व विश्व में कैसे बढ़े, भारत कैसे एक विकसित देश बने, आपकी जो कल्पना है कि भारत एक विश्व गुरु बने, उस कल्पना को लेके हम सब यहाँ संकल्प लेते हैं कि आपके दिखाए हुए रास्ते पर, आपके मार्गदर्शन पर हम सब और काम करेंगे और तेज गति से देश को आगे बढ़ाने में आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित करें। इस एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर के अंतर्गत 6 लेन टनल और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। विकास जन केंद्रित हो, ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाए, जन आकांक्षाओं को पूरा करे, देश निर्माण को मजबूत आधार दे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को प्रदर्शित करती है पुनर्विकसित प्रगति मैदान परियोजना, जिसका ट्रैफिक कंपोनेंट है प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। इस एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर से जुड़े अहम बिंदुओं पर अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक शॉर्ट फिल्म। दिल्ली मात्र देश की राजधानी नहीं, बल्कि पूरे भारत का दिल है। दिल्ली को एक आधुनिक राजधानी का प्रारूप देने के लिए विकास कार्य निरंतर तीव्र गति से चल रहे हैं। भारत के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली के विकास के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं और इसी कड़ी में शामिल है पुनर्विकसित प्रगति मैदान परियोजना का अभिन्न अंग प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर। मथुरा रोड, भैरव मार्ग और रिंग रोड दिल्ली के अति महत्वपूर्ण मार्गों में आते हैं। इंडिया गेट, चिड़ियाघर, पुराना किला, प्रगति मैदान, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख इंस्टीट्यूशनल लैंडमार्क्स होने से
यहाँ सामान्य से अधिक यातायात प्रवाह रहता है, जिसके कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। भारत सरकार की पहल पर प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर के तहत 923 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय टनल और 5 अंडरपास बनकर तैयार है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से आईटीओ से डीपीएस तक 6 ट्रैफिक सिग्नल्स हटने से पूरा मथुरा रोड तथा भैरव मार्ग सिग्नल फ्री हो जाएंगे। परियोजना का मुख्य आकर्षण है 1.3 किलोमीटर लंबी 6 लेन टनल, जो पुराना किला रोड से शुरू होकर रिंग रोड तक जाती है। इस टनल की चौड़ाई 28 मीटर से लेकर 42 मीटर तक है। ये भारत की सबसे चौड़ी शहरी टनल होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत का एक नायाब नमूना है, क्योंकि इसका निर्माण एवं डिजाइन पूर्णतः स्वदेशी इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। मथुरा रोड और रिंग रोड के ट्रैफिक एवं रेल यातायात को बाधित किए बिना टनल बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। बॉक्स पुशिंग जैसी जटिल तकनीक का उपयोग कर 1300 टन वजनी प्री कास्ट बॉक्सेस को क्रमवार भारतीय रेलवे के अति व्यस्त 7 रेलवे ट्रैकों के नीचे से निकाला गया है। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि प्रगति मैदान के नए प्रदर्शनी भवन A6 का निर्माण भी टनल के ऊपर ही किया जा रहा है। ये टनल भारत ही नहीं, विश्व में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। यही नहीं, यात्रियों की सहूलियत के लिए टनल में अनेकों सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि स्मार्ट LED लाइटिंग्स, 24 आवर ऑटोमेटिक पावर बैकअप, CCTV मॉनिटरिंग, व्हीकुलर मैनेजमेंट सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, डिजिटली कंट्रोल्ड वेंटिलेशन फैंस, डिजिटली कंट्रोल्ड वाटर पंप्स और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। टनल को पुनर्विकसित प्रगति मैदान की भूमिगत पार्किंग से भी जोड़ा गया है, जिससे प्रदर्शनी के समय यहां आने वाले दर्शकों को सुविधा होगी। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से ट्रैफिक आवागमन सुगम होगा, जिससे सालाना 55 लाख लीटर ईंधन की बचत होगी और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। अंडरपास और टनल की दीवारों पर सुंदर आर्ट वर्क्स भी बनाए गए हैं। विशेषकर टनल को 6 ऋतुओं के आधार पर सजाया गया है। विश्व में ये पहली सुरंग है जिसकी दीवारों पर इतने बड़े पैमाने पर कलाकृतियां बनाई गई हैं। टनल से गुजरते वक्त इसका हर हिस्सा ऋतु के अनुसार भारतीय संस्कृति की झलक अलग अंदाज में पेश करेगा। प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और मार्गदर्शन में हो रहे विकास कार्य प्रगति के नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना दिल्ली के जन जन को प्रदूषण एवं जाम से मुक्ति दिलाने के साथ ही देगी विकास को एक नई रफ्तार। और अब मैं जन जन के प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, हरदीप सिंह पुरी जी, श्री सोम प्रकाश जी, अनुप्रिया पटेल जी, अन्य जनप्रतिनिधि ने, अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मैं दिल्ली के लोगों को, नोएडा गाजियाबाद के लोगों को, NCR के लोगों को और देश भर से दिल्ली जिनको आने का अवसर मिलता है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। अभी जब मैं टनल से गुजर रहा था तो मन में बहुत सी सारी बातें आ रही थी। इतने कम समय में
इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। ये हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिक, मैं इन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जिस जीवटता के साथ, परिश्रम के साथ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, जिन मेरे श्रमिक भाई बहनों ने अपना पसीना बहा है, वे सब, उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। ये इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रगति मैदान प्रदर्शनी स्थल को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने का अभियान का हिस्सा है। दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य, भारत के प्रोडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद भारत बहुत बदल गया, भारत का सामर्थ्य बदल गया, हमारी जरूरतें भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रगति मैदान की ज्यादा प्रगति नहीं हुई, वरना इस प्रगति मैदान की सबसे पहले प्रगति होनी चाहिए थी, वही छूट गया। 1.5 दशक पहले यहां सुविधाओं के विस्तार का प्लान बना तो था कागज पे, और एक फैशन तो होती है, घोषणा करो, कागज पे दिखा दो, दिया जला दो, फीता काट दो, अखबारों में हेडलाइन ले लो और आप अपने काम पर, मैं मेरे काम पर, यही चलता रहा। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, और इसको ध्यान में रखते हुए आज देश के कई हिस्सों में इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। हमारे इस दिल्ली में ही द्वारका में बन रहा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर और प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले हैं। पिछले वर्ष मुझे यहां 4 प्रदर्शनी हॉल के उद्घाटन करने का अवसर मिला था।
और आज कनेक्टिविटी की इस आधुनिक सुविधा को लोकार्पण हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे आधुनिक निर्माण देश की राजधानी की तस्वीर बदल रहे हैं और उसे आधुनिक बना रहे हैं। और ये तस्वीर बदलने के लिए सिर्फ नहीं है, ये तस्वीर इसलिए बदली जा रही है वो तकदीर बदलने का भी एक माध्यम हो सकती है। साथियों, दिल्ली में केंद्र सरकार जितना जोर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, मॉडर्नाइजेशन पर है, इसका सीधा सीधा परिणाम और इसके पीछे का स्पष्ट उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग पर है। सामान्य मानवीय की असुविधा कम हो, उसके जीवन में सुविधाएं बढ़े, सहजता, सरलता, स्वाभाविकता, ये व्यवस्थाओं के माध्यम से उसे उपलब्ध हो। और साथ साथ अब जब भी हम विकास करें तो वो एनवायरमेंट कॉन्शियस प्लानिंग होना चाहिए, एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, क्लाइमेट की चिंता करने वाला होना चाहिए। इन सब बातों को साथ रख करके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वह ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है, टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। मैं ये उदाहरण आपको देता हूं इसलिए आपको समझ आएगा कि क्या हुआ। जो दिल्ली से परिचित हो भली भांति जानते हैं कि डिफेंस से जुड़े सारे अहम काम दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कितने साल हुए आप अंदाज कर सकते हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति भवन के उस इलाके में कुछ हटमेंट्स बने हुए थे, छोटी छोटी झोपड़ी जैसा लगता था, आपने देखा होगा। सारे काम उसी में चलते थे, वो जर्जरित हो चुके थे और बहुत विशाल जमीन पर वो फैले हुए थे। उसके बाद सरकारें तो बहुत बनी, क्या हुआ आपको मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। हमारी सरकार ने केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में इको फ्रेंडली इमारतें बनाई और ये जो झुग्गी झोपड़ी जैसी अवस्था में डिफेंस का काम 80 साल तक चला, अब वहां से उसको उठा करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में फौज के लिए व्यवस्था खड़ी की हमने। ये दशकों पुराने ऑफिस करने की वजह से एक तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, फौज के लोगों को काम करने की जो सुविधा मिली है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया है और पूरा कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली किया गया है। और इधर क्या परिणाम हुआ, ये सारी ऑफिस वहां उनकी अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आउटकम भी बहुत रहता है। लेकिन ये ऑफिस शिफ्ट करने की वजह से कई एकड़ भूमि, इतनी बड़ी मूल्यवान भूमि ये फ्री हो गई और जिसमें लोगों के लिए सहूलियत के काम भी चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि सेंट्रल विस्टा और देश की नई पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी आज तेज गति से चल रहा है। आने वाले दिनों में भारत की राजधानी की चर्चा होगी, हर हिंदुस्तानी इस बात को गर्व के साथ कहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है।
साथियों, ये जो इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर हमारी सरकार ने बनवाया है, उसमें भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट का यही विजन, यही तालमेल है। प्रगति मैदान के आसपास का ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है। सालों साल यहां लोगों को ट्रैफिक की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा है। आईटीओ चौराहे पर कितनी अधिक दिक्कत आती रही है, ये हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मेरे जब कार्यक्रम बनते हैं तो मैं 50 बार सोचता हूं, मेरे एसपीजी वगैरह को कहता हूं कि भाई या तो सुबह 5 बजे मुझे निकाल दो, लोगों को परेशानी ना हो, या रात को देर से निकालो वहां से, दिन में मेहरबानी करके उस रास्ते से मत ले जाइए, लोग परेशान होते हैं। मैं जितना बच सकूं बचने की कोशिश खुद करता रहता हूं, लेकिन कभी कभी मजबूरियां हो जाती हैं। आज ये रचना के कारण ये जो 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग बनी है, ये जो टनल बनी है, इससे पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से रोजाना आने जाने वाले हजारों साथियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर से दिल्ली के लोगों का समय बचेगा, गाड़ियों का ईंधन बचेगा। अभी मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें बताया था कि 55 लाख लीटर पेट्रोल की बचत होने वाली है। यानी ये नागरिकों के जेब में पैसे बचने वाले हैं। अगर मैं किसी को 100 रुपये देने की घोषणा करूं तो मेरे देश में हेडलाइन बन जाती है, लेकिन मैं अगर ऐसी व्यवस्था करूं जिसके कारण उसके 200 रुपये बचते हैं, वो खबर नहीं बनती है, उसका महात्मा ही नहीं है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। लेकिन देश का भला करना है तो हमने स्थायी व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए जन सामान्य की सुविधा और उसका बोझ कम करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब ट्रैफिक जाम बचेगा, दिल्ली का पर्यावरण भी बचेगा। हम आराम से कह देते हैं टाइम इज मनी, बड़ी सरलता से कहते हैं। अब ये टनल बनने से कारण टाइम बचेगा तो कितना मनी बचेगा ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन कहावत के लिए टाइम इज मनी ठीक है, लेकिन यहां भारत सरकार की इस योजना से टाइम बच गया तो मनी बच गया, वो बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी हमने सोचने के तरीके को भी, हमारे पुरानी आदतें, पुराने बॉक्सेस में चीजें डाल डाल करके देखने के बजाय बाहर आने की जरूरत है। एक अनुमान है कि जितना इस कॉरिडोर की वजह से प्रदूषण कम होगा, वैसा करने के लिए, जैसा हमारे पीयूष भाई ने बताया, 5 लाख पेड़ से जो मदद मिलती है, वो मदद इस टनल के कारण मिल जाने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ लगाना नहीं है। और मुझे खुशी हुई कि इस प्रोजेक्ट के साथ पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी हुआ यमुना के तट पर, और वो भी काम पूरा किया ना, डबल बेनिफिट ले लिया है। हमारी सरकार नए पेड़ लगाने के साथ ही जिन वजहों से प्रदूषण बढ़ता है उसमें से कितनी कमी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। भारत की रिक्वायरमेंट का 10% इथेनॉल, गन्ने से बना हुआ, वेस्टेज में से बना हुआ इथेनॉल आज हमारी गाड़ियां दौड़ा रहा है, हमारी गति को ताकत दे रहा है। और ये भी काम हमने, हमारा जो टारगेटेड टाइमिंग था उससे भी पहले कर दिया, कई महीने पहले पूरा कर दिया। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का यह अभियान हमारे प्रदूषण कम करता है, हमारे किसान की आय को भी मदद करता है, क्योंकि उसका जो वेस्ट है वो यहां से बेस्ट उपयोग में आ रहा है।
साथियों, दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए बीते 8 सालों में हमने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। बीते 8 सालों में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा का दायरा 193 किलोमीटर से करीब 400 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, डबल से भी ज्यादा। अगर कुछ नागरिक व्रत ले लें कि मैं कम से कम 10% मेरा जो ट्रैवलिंग के लिए अब व्हीकल का उपयोग करता हूं, मैं 10% मेट्रो का उपयोग करूंगा। हो सकता है मेट्रो पे थोड़ा भीड़ बढ़ेगी, लेकिन इतना छोटा सा कर्तव्य भी हमारे दिल्ली की जिंदगी को कितनी मदद कर सकता है और एक नागरिक के साथ एक कर्तव्य भाव का आनंद कितना मिल सकता है, वो भी एक अनुभव का विषय है। और कभी कभार सामान्य जनों के बीच में जाकर के ट्रैवल करने का भी एक अलग आनंद होता है। उनकी जिंदगी को जानने समझने का उन 5-10 मिनट में भी थोड़ा सा अवसर मिल जाता है। यानी मल्टीपल बेनिफिट है। और अगर मेट्रो में पैसेंजर की संख्या जरा ज्यादा रही तो इकोनॉमिकली भी वायबल बनेगा। हम सब मिलकर के चीजें चलाएंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा। देखिए, दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के बढ़ते नेटवर्क की वजह से हजारों गाड़ियां अब सड़कों पर कम चल रही है, वो ज्यादा हो सकती है और इससे भी प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिली है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में भी दिल्ली को बहुत राहत मिली है। हजारों ट्रक सीधी सीधी बाहर से निकल जाती है। दिल्ली की इंटरस्टेट कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व स्केल, अभूतपूर्व स्पीड आज पहचान बन चुका है काम का। अब देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को सिर्फ 1 घंटे भर में पहुंचा दिया है। पहले के किसी लोग जो हरिद्वार ऋषिकेश जाने की आदत रखते थे और देहरादून जाने की आदत रखते थे, 8-8, 9-9 घंटे लगते थे। आज 4 घंटे, 4.5 घंटे में आप वहां पहुंच जाते हैं दिल्ली से निकल करके। और समय की ताकत क्या होती है। मैं अभी काशी रेलवे स्टेशन पे गया था, वहां का सांसद हूं तो जरा, और वहां भी लोगों को तकलीफ ना हो तो रात को 1-1:30 बजे चला जाता हूं। तो मैं काशी रेलवे स्टेशन पर गया, मैंने कहा देखूं क्या क्या व्यवस्था है नागरिकों के लिए। तो सब देख रहा था, फिर मैं वहाँ के जो रेलवे का काम देखते थे उन लोगों से मैंने पूछा कि ट्रैफिक के संबंध में, ट्रेनों के संबंध में। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब यहाँ वंदे भारत ट्रेन, उसकी डिमांड बहुत है। मैंने कहा भाई वो तो थोड़ा महंगी भी है। और नहीं, बोले साहब आज गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा वंदे भारत में जाना चाहता है, मजदूर वर्ग के लोग वंदे भारत में जाना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, थोड़ा टिकट का पैसा तो ज्यादा लगता है उसमें। बोले साहब हमने भी आश्चर्य हुआ, हमने पूछा कि वंदे भारत में इतना रिजर्वेशन कैसे होता है, इतनी भीड़ कैसे होती है। तो उन्होंने पैसेंजर से पूछा, उन्होंने कहा देखिए भाई, आपके वंदे भारत ट्रेन में हमें सामान रखने की जगह बहुत मिलती है, और गरीब आदमी है अपने घर से खाना उठा करके ले आता है, तो बोले तो वो जगह मिल जाती है। और दूसरा उसने कहा कि हमारे 3-4 घंटे हम जल्दी पहुंचते हैं तो उतने घंटे हमको काम तुरंत करना मिल जाता है, तो कमाई शुरू हो जाती है हमारी। अब देखिए सामान्य मानवी की सोचने का तरीका कितना बदला है, और हम पुरानी सोच से कहते रहेंगे देखो वंदे भारत ट्रेन ले आए, महंगी ट्रेन ले आए। लोगों की सोच के साथ जो डिस्कनेक्टेड है, इनको पता ही नहीं चल रहा है बदलाव कैसे आ रहा है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय था कि एक बदलाव हिंदुस्तान का सामान्य मानवी किसको ऐसे को कैसे अडॉप्ट कर रहा है। अब आज देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे,
दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, कितने प्रोजेक्ट्स भारत की राजधानी को दुनिया की सबसे बेहतर कनेक्टेड राजधानियों में से एक बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। और जब ये काम पूरा होगा तब बनेगा। देश का पहला और स्वदेशी टेक्निक से बना रैपिड रेल सिस्टम भी दिल्ली से मेरठ के बीच तेजी से बन रहा है। हरियाणा और राजस्थान को दिल्ली से जोड़ने के लिए भी ऐसे ही रैपिड रेल सिस्टम पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो देश की राजधानी के तौर पर दिल्ली की पहचान को और मजबूत करेंगे। इनका लाभ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले प्रोफेशनल्स को होगा। हमारे युवा वर्ग, हमारे विद्यार्थी, स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग, टैक्सी चलाने वाले हमारे साथी, ऑटो चलाने वाले हमारे साथी, हमारे व्यापारी बंधु, हमारे छोटे दुकानदार, इन सभी को यानी समाज के हर तबके को इसका बहुत फायदा मिलेगा। साथियों, आज देश पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के विजन पर चलने पर उसके कारण आधुनिक मल्टीमोडल कनेक्टिविटी का बहुत तेजी से निर्णय प्रक्रिया बढ़ रही है। मैं अभी धर्मशाला में था। देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से मेरा मिलना हुआ और मेरे लिए इतना सुखद आश्चर्य था जब राज्यों के मुख्य सचिव ने गति शक्ति का महात्म्य जिस प्रकार उन्होंने समझा, जिस प्रकार से उन्होंने उपयोग किया है और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का प्लानिंग वो बता रहे थे कि साहब जिस काम में हमें 6-6 महीने लगते थे, इस गति शक्ति की टेक्निकल व्यवस्था के कारण, कोऑर्डिनेशन के कारण, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के कारण 6 महीने का काम 6 दिन में होने लगा है। गति शक्ति मास्टर प्लान सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर और सबका प्रयास का ही एक बहुत बड़ा उत्तम माध्यम बन चुका है। कोई प्रोजेक्ट लटके नहीं, सारे डिपार्टमेंट तालमेल से काम करें, हर विभाग को एक दूसरे की पूरी जानकारी हो, अल्टीमेट क्या होने वाला है इसका सबको पता हो। इस सोच को लेकर के गति शक्ति का निर्माण हुआ है। सबका प्रयास की ये भावना अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत काल में देश के मेट्रो शहरों के दायरे का विस्तार करना, टियर 2, टियर 3 शहरों में बेहतर प्लानिंग के साथ काम करना आवश्यक हो गया है। आने वाले 25 साल में भारत के तेज विकास के लिए हमें शहरों को ग्रीन, क्लीन और फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। काम की जगह और निवास जितना नजदीक हो सके, मास ट्रांजिट नेटवर्क के आसपास हो सके, यह हमारे प्लानिंग की प्राथमिकता आवश्यक है। पहली बार अर्बन प्लानिंग को कोई सरकार इतने बड़े स्तर पर महत्व दे रही है और हम मान के चले अर्बनाइजेशन को कोई रोक नहीं पाएगा। अब अर्बनाइजेशन को मुसीबत मानने के बजाय अर्बनाइजेशन को एक अवसर मान करके हम प्लानिंग करेंगे तो देश की ताकत को अनेक गुना बढ़ाने का सामर्थ्य उसमें पड़ा हुआ है। और हमारा फोकस यही है कि हम अर्बनाइजेशन को अवसर माने, एडवांस में प्लानिंग शुरू करें। साथियों, शहरी गरीबों से लेकर के शहरी मिडिल क्लास तक हर किसी के लिए बेहतर सुविधाएं देने पर आज तेज गति से काम हो रहा है। बीते 8 साल में 1,70,00,000 से ज्यादा शहरी गरीबों को पक्के घर देना सुनिश्चित हुआ है। मध्यम वर्ग के लाखों परिवारों को भी उनके घर के लिए मदद की गई है। शहरों में अगर आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया जा रहा है तो सीएनजी आधारित मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही अधिक फोकस कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने FAME फेम योजना इसका उत्तम उदाहरण है। इस योजना के तहत दिल्ली सहित देश के दर्जनों शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसों का फ्लीट तैयार किया जा रहा है।
कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी इस योजना के तहत कुछ नई बसें चलनी शुरू हुई हैं। ये गरीब और मिडिल क्लास दोनों को सुविधा भी देने वाली है और प्रदूषण की समस्या को भी कम करेगी। देशवासियों के जीवन को आसान बनाने का यह संकल्प ऐसे ही मजबूत होता रहे। और मैं अभी टनल को देखने के लिए मेरे लिए खुली जीप की व्यवस्था की गई थी, तो मैं भी नियम कानून डिसिप्लिन के कारण थोड़ी देर तो जीप में चला, लेकिन बाद में उतर गया। और यहाँ आने में जो 10-15 मिनट देरी हुई उसका कारण भी यही है। फिर मैं पैदल चलने लगा। पैदल इसलिए मैं चला, साइड में जो आर्टवर्क हुआ है उसको चाव से देखने के हमारा मन कर गया। एक एक चीज में देखता चला गया। मैं कह सकता हूं, पीयूष जी ने तो वर्णन किया, ये ऋतुओं का उसमें है, ये ठीक है। जब हम चर्चा कर रहे थे तब बातें बताई थी, लेकिन चर्चा के समय हमने जितनी बातें बताई थी, मुझे यहां उसमें भी वैल्यू एडिशन लगा, नयापन लगा, अच्छा लगा। एक जो मैं अंदर टनल देख करके आया तो मैं कह सकता हूं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर है। मैं नहीं जानता हूं दुनिया में कहां क्या होगा, लेकिन ये देखने के बाद मैं कह सकता हूं शायद टनल के अंदर कहीं पर भी इतनी लंबी आर्ट गैलरी नहीं होगी, इतनी बड़ी लंबी आर्ट गैलरी बन गई है। भारत को सरसरी नजर से अगर समझना है, उसकी विविधताओं को, उसके उमंग उत्साह की पलों को पाना हो, तो ये टनल की यात्रा करके कोई आएगा, वो विदेशी होगा तो भी वो महसूस करेगा, अच्छा नागालैंड ऐसा है, केरल ऐसा है, जम्मू कश्मीर ऐसा है। यानी इतनी विविधताओं से भरी हुआ वो आर्ट वर्क है, और वो भी हाथों से तैयार किया हुआ काम है। ये सब देखने के बाद मैंने जो भाषण दिया अब तक, उससे मैं थोड़ा विपरीत सुझाव देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं एक्सपर्ट लोग मेरे इस सुझाव को कैसा लेंगे। मेरा सुझाव है, वैसे भी संडे को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, क्या संडे 4-6 घंटे जो टनल जिस काम के लिए बनी है उसके बजाय उल्टा काम करने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूं। संडे को 4-6 घंटे किसी भी व्हीकल को वहां एंट्री न दी जाए, और हो सके तो स्कूल के बच्चों को पैदल ये आर्ट गैलरी दिखाई जाए, बहुत बड़ी सेवा होगी। और मैं तो कहूंगा विदेश मंत्रालय को कि सबसे पहले यहाँ जो एम्बेसडर्स हैं, उनके मिशंस हैं, सारे मिशन के लोगों को ले जाइए और उस टनल में पदयात्रा कराइए। वहां जाते ही पता चला, हाँ ये गांधी जी आए, पता चलेगा हाँ ये कुछ भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ चीज है। यहाँ देखते ही पता, हाँ ये असम के नृत्य दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजिकली ऑटो पायलट ईयरफोन के द्वारा गाइड की व्यवस्था भी हो सकती है। और कभी कभार तो भले कम क्यों न, 10 पैसा क्यों न हो, लेकिन टिकट करके लोगों को भेजेंगे तो उसको फालतू लोगों का जाना आना भी बंद हो जाएगा और सही तरीके से उपयोग होगा, उसका काउंटिंग भी होगा। मैं सच बताता हूं दोस्तों, शायद मुझे सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि एक बार शुरू हो जाता तो कोई मुझे उतरने भी नहीं देता, लेकिन आज वो खाली था तो मैं पैदल टहल करके आ गया। वाकई
जिनको आर्ट में रुचि है, आर्ट के माध्यम से चीज़ों को समझने की रुचि है, उनके लिए उत्तम अवसर दिल्ली के सीने पर तैयार हुआ है जी। कुछ प्लान किया जाए, इसका विशेष। और दुनिया में, मैं जब गुजरात में था तो मैंने कुछ दिन एक प्रयोग किया था, लंबा तो मेरा नहीं चला। अहमदाबाद में एक बहुत ही ट्रैफिक वाला रास्ता था, तो मैंने एक तय किया था कि महीने में फलाना दिवस, अभी तो मैं भूल गया, उस रोड पर कोई व्हीकल अलाउ नहीं करेंगे, वो रोड बच्चों के लिए होगा, एवरी चाइल्ड मैटर्स। वो बच्चे उस पर क्रिकेट खेलना है तो उसको लगना चाहिए, मेरी भी तो इस शहर में कोई औकात है, उसको लगना चाहिए। कुछ दिन उसका बहुत ही आकर्षण हुआ था। जो रोड भरा भरा रहता था, वहाँ बच्चों को खेलने का मौका मिले उनके, तो उनका मन भर जाता है। मैं मानता हूँ सप्ताह में एक दिन जब ट्रैफिक कम होता है, हो सकता है संडे मिल जाए, 4-6 घंटे इसको प्योरली पैदल चलने के लिए एक बड़े अभियान के रूप में चलाया जाए। और वीआईपी लोग पैदल चले। मैं तो कहूँगा जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो मैं सब एमपीज को कहूँगा कि परिवार के साथ अगर ये योजना बनती है तो जरा पैदल टहल करके आ जाइए। और इसकी शुरुआत करनी है तो जो आर्ट क्रिटिक राइटर्स होते हैं, मीडिया के आर्ट क्रिटिक जो राइटर्स होते हैं, उनको एक दिन स्पेशल कार्यक्रम करके ले जाइए। मैं पक्का मानता हूं वो कुछ तो अच्छा लिखेंगे ही लिखेंगे। इस बात को सही जगह से पहुंचाने के लिए अच्छा काम हुआ है जी, इसका हम उपयोग करें। साथियों, दिल्ली के आसपास जो ये कनेक्टिविटी बन रही है, वो सिर्फ जाने आने की सुविधा हम न सोचें, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब के लोगों के साथियों सुविधा मिली है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है, अर्बन बर्डन कम करता है। अगर उसको आने जाने की सुविधा मिल जाए तो सोचता है दिल्ली में इतना महंगा जीवन जीने के बजाय मैं गाजियाबाद में रहूँगा, मैं मेरठ में रहूँगा, ज़रूरत पड़ी चला आ जाऊँगा, पहले की तुलना में तो आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ। यानी दिल्ली का बर्डन कम करने का सबसे बड़ा काम ये जो कनेक्टिविटी दी जा रही है और जिसके पीछे भारत सरकार इतना धन खर्च कर रही है, वो दिल्ली के बोझ को कम करने का बहुत बड़ा काम कर रही है। साथियों, मैं आज जो लोग यहाँ हैं, अगर आपको समय हो और अभी ट्रैफिक चालू न कर दिया हो तो मेरा आपसे तो आग्रह है कि जरूर आप थोड़ा पैदल जाकर के आइए और मेरी बात में दम है तो लोगों को प्रेरित कीजिए। और डिपार्टमेंट को भी मैं कहूँगा, सरकार के सब अधिकारियों को जरा इस पर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, हृदय से साधुवाद आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। जो जीवन में कठिनाइयों से टकराते हैं वही विकास के पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात कर आपके सक्षम मार्गदर्शन में हर बाधा को पार कर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लालायित देश आगे बढ़ चला है। अब आप सबके लिए टनल खुल चुका है, देशवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए टनल खुल चुका है। लेकिन गाड़ी लेकर नहीं, आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं इस टनल में। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध स्वरूप ये टनल पैदल वासियों के लिए खुल चुकी है। आज आप पैदल इस टनल में जा सकते हैं, इसका मुआयना कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सादर आभार। ऐसी गलती ना हो जाए कि अब ये पैदल के लिए खुली है और व्हीकल के लिए, ऐसा नहीं है। अभी घंटे पर अगर ट्रैफिक शुरू ना हुआ हो और इन लोगों को जाना है तो लाभ ले सकते हैं, बाकी तो जिस काम के लिए उसी काम के लिए चलेगी। ये सब सोचेंगे, अगर संडे को 3-4-6 घंटे के लिए सोचना है तो आगे से सोचे लोग, तो कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन आप पैदल इस टनल की खूबसूरती निहार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी। तो दिल्ली वासियों और देशवासियों को इस एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर की हार्दिक बधाई। इसी के साथ ये समारोह यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का अभी शुभारंभ किया और अपने संबोधन में उन्होंने कुछ खास बातें भी बताई। उन्होंने बताया कि गति शक्ति निर्माण देश को आगे बढ़ाने में काम करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश तेज गति के साथ काम करने के लिए तैयार है और दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण की समस्या को भी ये कॉरिडोर कम करेगा। ट्रैफिक जैम जो लगता है दिल्ली में वो भी कम हो जाएगा और आर्ट गैलरी का भी उन्होंने जिक्र किया कि कहीं भी इतनी लंबी और इतनी सुंदर आर्ट गैलरी कहीं भी नहीं है। और पद यात्रा की भी उन्होंने कहा कि पद यात्रा इस टनल में करना बेहद जरूरी है जो लोग कला से रुचि रखते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिनको भी कला में रुचि है वो उन्हें इस गैलरी को जरूर देखना चाहिए। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रोजेक्ट प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट का एक हिस्सा बन चुका है। इसके बिना ट्रैफिक जाम के वाहनों की आवाजाही तो सुनिश्चित होगी ही, साथ ही ईंधन और समय की बचत भी उन्होंने बताया कि ज़रूर होगी। और दिल्ली और एनसीआर के जितने भी लोग हैं उन्होंने इसको बधाई भी दी कि बहुत बहुत बधाई दिल्ली और एनसीआर के लोगों को, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है न सिर्फ उनको सरलता के साथ दिल्ली में ट्रैफिक जाम की जो एक मुश्किल उनको देखनी पड़ती है उस मुश्किल से वो दूर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य सुरंग रिंग रोड को प्रगति मैदान से होते हुए इंडिया गेट से जोड़ेगी और जो लोग इंडिया गेट जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इंडिया गेट को, वो भी आसानी से वहाँ जा सकते हैं। 6 लेन वाली इस टनल में विशाल पार्किंग की भी सुविधा है। जहाँ दिल्ली में अब तक अगर देखा जाए तो पार्किंग की बहुत मुश्किल होती थी, इसीलिए इसमें एक ऐसे विशाल पार्किंग की सुविधा दी गई है जिससे दिल्ली वासी या फिर जो एनसीआर के लोग हैं या जो लोग दिल्ली घूमने आते हैं उनके लिए भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पार्किंग से वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए मुख्य सुरंग को नीचे से 2 क्रॉस टनल में बनाई गई है और साथ ही सुरंग को भारतीय संस्कृति के अनुरूप सजाया गया है। जी हाँ, जो गैलरी बनाई गई है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया था कि जिन्हें भी कला में रुचि है वो इस गैलरी को ज़रूर देखें। और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि इतवार के दिन अगर हो सके तो कुछ घंटों के लिए आवाजाही वाहनों की रोक देनी चाहिए और साथ ही जो बच्चे हैं उन्हें ज़रूर इसको दिखाना चाहिए ताकि कला जो है वो बच्चे देख सकें और रुचि का उनको अंदाज़ा हो सके। आपको एक बार फिर बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है प्रगति मैदान का, ये रीडेवलपमेंट का एक हिस्सा है और लोगों को उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी। तो ये था कि प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट जो एक मैदान बनाया गया है, जो कॉरिडोर बनाया गया है, ये खास तौर से अच्छी बात है। और स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता एक बार फिर स्पष्ट हो गई है। प्रगति मैदान कॉरिडोर का अवलोकन करते हुए अचानक उनकी नज़र किनारे पड़े, प्लास्टिक पर पड़ी, वे तुरंत रुके और कचरे को उठाकर सभी को स्वच्छता का उन्होंने संदेश भी दिया। तो प्रगति मैदान की जो प्रगति है वो जो रुक गई थी वो आज एक बार फिर केंद्र सरकार ने सबके सामने लेकर आए हैं वो कॉरिडोर। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास, आइए उनसे जुड़ते हैं। सुधाकर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। जो ट्रैफिक के जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था वो भी काफ़ी हद तक अब दूर हो जाएगा। अगर हम इस टनल की बात करें तो कितनी इसमें ख़ास चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, और रेशमा आप तस्वीरों में देख सकती है, कल ही हम बात कर रहे थे, कल पीएम मोदी की माता जी का जब 100वां जन्मदिन था, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा। उस ब्लॉग में उन्होंने इस बात को दर्शाया था, इस बात को लिखा था, जिक्र किया था कि जो स्वच्छता को लेकर जो उनके संस्कार है, जो आग्रह है उनका, उसमें उनकी माता जी का काफी योगदान रहा है। बचपन से ही वो संस्कार वो पीएम मोदी में भरा, जब वो कपड़े घर के साफ करते थे या फिर उनकी माता जी जिस तरह से घर को स्वच्छ रखती थी। घर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन जो भी थी, बिस्तर थे, सब तमाम चीजें, उसमें स्वच्छता का जो उनकी माता जी का आग्रह रहता था। और आज पीएम मोदी जब मंच से संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने बताया भी कि वो किस तरह से टनल में एक ओपन जीप में सवार होकर वो घूम रहे थे। फिर जो एक बहुत सुंदर बेहतर जो भित्ति चित्र यहाँ बनाया गया है, जो आर्ट वर्क बनाया गया है इस टनल के भीतर, उसको देखने के लिए, करीब से देखने के लिए वो उतरे। और उसी दौरान हमने देखा कि वो कुछ
नीचे चुनने के लिए। हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हो सकता है कुछ कीले नहीं होंगी, बाद में हमने देखा कि एक बॉटल भी प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया। तो ये एक जो स्वाभाविक सहज स्वभाव है पीएम मोदी का, वो दिखा। स्वच्छता को लेकर जो एक सिर्फ वो देश पे आह्वान नहीं करते हैं, देश पे अपील नहीं करते हैं, उसके लिए उन्होंने देश में सिर्फ व्यवस्थाएं नहीं बनाई है, बल्कि ये आग्रह, ये संस्कार उनके भीतर भरा पड़ा है और ये इन तस्वीरों के जरिए जाहिर होता है। आपको याद भी होगा रेशमा, जब वो एक बार वो चेन्नई वो गए थे, महाबलीपुरम गए थे, आपने देखा होगा कि सवेरे एक कार्यक्रम के दौरान वो महाबलीपुरम गए थे और सवेरे जब वो सुबह की सैर के लिए सी बीच पर निकले थे, तो इसी तरह से उनको कई सी बीच पर बॉटल्स और दूसरे तरह के प्लास्टिक कचरे मिले थे और उसको उन्होंने एक तरह से उठाकर फिर सही जगह पर फेंका था, उसको इकट्ठा किया था। तो ये चीज आप किसी कार्यक्रम में चले जाइए, जब वो कोई बुक रिलीज करते हैं, वो रिबन खोलते हैं, रिबन खोलकर वो इधर उधर नहीं फेंकते, वो अपने जेब में डाल लेते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत आम है पीएम मोदी के लिए। पीएम मोदी अक्सर इस तरह की चीजें करते हुए नजर आ जाते हैं और ये इसलिए कि ये जो स्वच्छता को लेकर उनका आग्रह है, ये उनके संस्कारों में बड़ा पड़ा है, उनका एक तरह से एक सोच का हिस्सा है और खास तौर से इसके पीछे वो महात्मा गांधी की जो प्रेरणा है उसको बहुत अभिन्न अंग मानते हैं। महात्मा गांधी का जो आग्रह था स्वच्छता को लेकर, उसकी वो लगातार चर्चा करते रहते हैं और उससे पीएम मोदी को भी बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है और ये उन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है किस तरह वो स्वाभाविक तरीके से, हालांकि वो उतरे थे, उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र भी किया कि वो करीब से उन आर्ट वर्क को देखने के लिए उतरे थे और उस दौरान हमने देखा तस्वीरों में जो कैमरा थे उन्होंने कैद किया इन तस्वीरों को, झुककर उन्होंने जो शायद कुछ कीले रही होंगी, उसके बाद एक प्लास्टिक का बॉटल। बिल्कुल सुधाकर, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि देश का प्रधानमंत्री खुद उस कॉरिडोर में जाके, जैसे कि अभी हमने देखा कि प्लास्टिक की बोतल उन्होंने उठाई और स्वच्छता के लिए वो कितने जागरूक हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक संदेश भी जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश। और देखिए आज सबसे ज्यादा अगर इस संदेश को कोई हासिल करता है तो देश के बच्चे हैं, देश की युवा पीढ़ी। आज देखिए पीएम मोदी इसकी चर्चा भी करते हैं कि आज देश के बच्चे, वो अगर कोई बड़े बुजुर्ग कहीं कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आज बच्चे उनको टोकते हैं और ये मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के जो प्रयास करते हैं, इस तरह से सहज तरीके से जब ये तस्वीरें आती हैं कि पीएम मोदी खुद स्वच्छता को लेकर जो तत्पर है, जो एक तरह से वो आग्रह करते हैं, तो ये पीएम मोदी के स्वभाव का इस तरह एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो किसी और को भी कह सकते थे कि इन चीजों को उठा लिया जाए, रख लिया जाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे ये भी जानकारी मिली कि उन चीजों को उठाया, बल्कि जितनी देर वो टनल में रहे उन्होंने अपने पास ही रखा और जब उनको शायद कोई जो गार्बेज कलेक्शन के लिए जो भी डब्बा मिला होगा उसके बाद उन्होंने उन चीजों को रखा हो। तो ये एक उनके स्वभाव का एक स्वाभाविक हिस्सा और निश्चित तौर पर पूरे देश के भीतर जब वो आह्वान करते हैं, जब वो स्वच्छता का संदेश देते हैं, तो लोग इन तस्वीरों को भी याद करते हैं। इन तस्वीर, आज की तस्वीर को खास तौर पर याद करेंगे कि इसमें उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी स्वच्छता को लेकर कितना गंभीर, कितना आग्रही हो सकता है। और अगर हम में से हर व्यक्ति इस तरह की छोटी, बहुत छोटी कोशिश है कि अगर आप आसपास कुछ इस तरह की चीज देखते हैं तो उसको उठा लीजिए, पास रख लीजिए। आपको जब कोई कचरे का डिब्बा मिले उसमें फेंक दीजिए, तो ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, लेकिन अगर ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं तो हमारा देश, हमारी सड़कें पूरी किस तरह से स्वच्छ रहेगी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश। और इसमें हम ये बात कर रहे थे कि ये मेरे लिए तो कम से कम बिल्कुल नई तस्वीरें नहीं है। इस तरह की तस्वीरें हमने लगातार प्रधानमंत्री को देखा है कि उनको, उनकी नजर कहीं पड़ती है। एक दिन हम जानते हैं कि 26 जनवरी के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद एक कुछ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता है। तो उस 26 जनवरी के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजपथ से जा रहे थे तो उनको इसी तरह से कुछ कचरे का ढेर मिला था। उन्होंने इसी तरह से एक आग्रह किया था। तो एक जो कई बार आलसपन आ जाता है कुछ चीजों को छोड़ के, कई बार हम जो है लापरवाही में इधर उधर कचरा छोड़ देते हैं, उसके लिए भी एक बड़ा ये संदेश है। और पीएम मोदी का खुद का ये संदेश
खुद जब वो करके दिखाते हैं तो एक बड़ा संदेश पूरे देश के नागरिकों में, पूरी दुनिया में भी जाता है। बिल्कुल सुधाकर, अभी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खुद ये बात कही थी कि उस कॉरिडोर से वो अपने वाहन से जा रहे थे, लेकिन बीच में ही वो उस वाहन से उतर के उन्होंने पदयात्रा शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्वच्छता का जो निरीक्षण था उसे करने के लिए और स्वच्छता को ही सोचकर वो उतर गए और देखें कि पूरे टनल में किस तरह से स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से किया गया है। देखिए, स्वच्छता तो नहीं सीधे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो करीब से निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और बहुत ही तस्वीरों हम देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न नृत्यों की शैलियां दिख रही हैं, विभिन्न जो वाद्य यंत्र दिख रहे हैं। और पीएम मोदी ने जिक्र भी किया कि अगर मुमकिन हो तो सप्ताह में रविवार को कुछ घंटों के लिए यहाँ स्कूल के बच्चों को लाने का कार्यक्रम हो या फिर देश में आने वाले विभिन्न लोगों को, पर्यटकों, सैलानियों को, एम्बेसडर्स को और यहाँ लेकर आया जाए और यहाँ जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक मिलती है उससे परिचित कराया जाए। लेकिन हाँ, जब इन चित्रों को वो करीब से देखने के लिए पहुंचे तो उनकी जो पारखी नजरें हैं, गहरी नजरें हैं, उससे ये चीजें नहीं बच पाई। जो थोड़ी बहुत अगर चीजें गलती से हो सकता है छूट गई हो, रह गई हो, वो चीजें बच नहीं पाए और उन्होंने खुद बावजूद इसके किसी को कहने के खुद उन्होंने उन चीजों को आग्रह के साथ उठाया, उसको लेकर वो घूमे और जब डिस्पोज ऑफ के लिए उनको मौका मिला तो उसको डिस्पोज ऑफ किया गया। और ये एक जो कल जिसकी बात पीएम मोदी कह रहे थे, स्वच्छता का जो वो संस्कार उनमें भरा हुआ है और आज भी वो संस्कार नजर आता है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक आम आदमी की तरह उस आग्रह के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन एक देश के भीतर देश के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश स्वच्छता के मसले पर देके जाते हैं और वो सिर्फ स्वच्छता के लिए